हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज कक्षा 9 के गणित को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम देखेंगे इसके विषय सूची के बारे में जानते हैं और इसमें कुछ इसके इंफॉर्मेशन या परिचय के बारे में कुछ देखेंगे। तो हमारा पहला अध्याय देखते हैं क्या है। पहला अध्याय संख्या पद्धति है, दूसरा बहुपद है, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति का परिचय है, तीसरा यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय है, रेखाएं और कोण है, छठा जो है त्रिभुज त्रिभुज है और सातवां जो चतुर्भुज है, आठवां जो है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, नौवां जो हमारा वृत्त है। इधर देखते हैं, दसवां जो है रचनाएं है और ग्यारहवां जो है यूरोन का सूत्र है और बारहवां जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तेरहवां जो सांख्यिकी और चौदहवां जो है प्रायिकता है। तो इन सब अध्यायों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से मतलब एक एक करके हम क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। और आज हम देखेंगे सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या है और इसका यूज हम किस तरह से पूरे क्वेश्चन मतलब करते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है नंबर सिस्टम में। इसके पहले परिचय के बारे में जानते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में क्या क्या आता है, संख्याओं के बारे में जानकारी होती है। संख्याएं क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो संख्या पद्धति को लिख लेते हैं पहले, देखते हैं। देखिए संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम देखें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। इसे क्या करते हैं, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, n से बताते हैं कि नेचुरल नंबर इससे लिखा जाता है। कहीं भी लिखा जाता है तो नेचुरल नंबर को n से लिखा जाता है और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को w से लिखा जाता है और इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक किससे लिखा जाता है, z से। किससे प्रदर्शित या z से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर जाने प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। किसमें करते हैं, गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट प्राकृतिक अनंत तक। इसे क्या कहते हैं, ये अनंत का सिंबल है। क्या है, अनंत। ठीक है, कहां से प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, जब भी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेगा तो क्या करना है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है या फिर वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या है। कह रहा है पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू होती है। कहाँ होती है, जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, इसको अगर कह सकते हैं, अगर परिभाषित करें इसको हम कह सकते हैं, यदि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल या शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी तरह इंटीजर के बारे में बात करते हैं, पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। ये हमारा निगेटिव नंबर यानी कि अनंत से होता है निगेटिव नंबर 3 2 1 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, देखिए पूर्णांक जो होता है क्या होता है, अगर इसको परिभाषित करें तो ये होता है हमारा कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। तो देखिए जीरो से शुरू, यहाँ क्या है, जीरो है, जीरो के दाहिनी साइड क्या मिल रहे हैं, धनात्मक संख्याएं जो एक से शुरू हो रही है अनंत तक जा रही है, क्या होती है, प्राकृतिक होती है। जीरो को अगर इसमें मिला रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा या पूर्णांक पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर इसी में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजों को हम जान लिए, कौन कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है, अगर बात कर ले इसी में और प्राकृतिक संख्याओं के कुछ पार्ट और हैं, क्या क्या है, इसके पार्ट है देखिए, सम संख्या, सम संख्या हो गया, दूसरा विषम संख्या और तीसरा हो जाएगा हमारा
अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। और चौथा हो जाएगा भाज्य संख्या, क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य संख्या, क्या होता है सह, एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। ये इतने चीज को हम और जान लेते हैं। इसी में किसके पार्ट है, ये प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या क्या होती है, देखिए वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर पहचानने की बात करा जाए कि पहचान में कैसे हम पहचान सकते हैं कितनी जल्दी कि ये कौन सी संख्या है, तो जिनके अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या हो जाए, जिनके अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं मिल जाए या ये अंक मिल जा रहे हैं तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। या इसका परिभाषा लिखे तो वही संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सम संख्याएं होती हैं। दूसरा हमारा है विषम संख्याएं। विषम संख्या होती है वही संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, और क्या होती है विषम संख्याएं होती है। अगर इसकी बात करें, इसी तरह अगर इसका पहचान करना चाहें तो पहचान क्या होगा, जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 1 3 5 7, जिन जिन संख्या के अंतिम अंक क्या हो 1 3 5 7 9 हो, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो अभाज्य मतलब जिसका भाज्य ना हो, ये कहता है कि वे संख्याएं जो एक से क्या, वे संख्याएं जो एक से या फिर स्वयं से, एक या स्वयं से क्या हो, स्वयं से विभाजित हो, क्या हो स्वयं से विभाजित हो और किसी से नहीं, ठीक है। वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्याएं, एक या स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, क्या हो किसी और से क्या हो विभाजित हो, वही संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। अगर सबका एग्जाम्पल के बारे में बात करती है तो जानते ही हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, इसका जानते हैं ये भी है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या का है तो हो जाएगा 2 3 और क्या होता है 5 7, उसके बाद 11 13 डॉट डॉट आगे जाता रहेगा, ठीक है। ये क्या हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य की बात करेगा तो 4 6 8 9 10 12 इस तरह से भी जाता रहेगा आगे। मतलब इसमें लिमिट नहीं है ना, तो इसमें क्या है सीरीज है कि नहीं, इसके बाद ये नंबर आना कंपलसरी है, क्रम में नहीं है। बस क्या है इसको इसी तरह लिखेंगे जैसे जो संख्याएं दो, जिसके कह सकते हैं जिसके दो गुणनखंड होगी तो हमारा अभाज्य संख्या होगी, जिसकी 2 से अधिक हो जाए वो क्या होगी भाज्य संख्या। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 के 2 हो जाएंगे 1 होगा, और 3 का भी उसी तरह है, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं 3 ही होगा। 4 का लिख सकते हैं 4 सॉरी 4 नहीं 5 है, कितना है 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, ये 5 ही होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए ये होता है क्या अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य में क्या होता है, भाज्य के कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 के देखा जाए 4 का 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। अगर 2 का देखा जाए तो ये सिर्फ 2 से होगा और 1 से होगा, 3 से होगा तो मतलब 3 से होगा और 1 से होगा। लेकिन 6 को देखा जाए तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान देना कितने कितने हो जाएगा भाग 6, 1 3 1 2 3 और 6 से हो जाएगा। सह अभाज्य के बारे में बात करते हैं। इसमें दो संख्याएं होती हैं, 2 से अधिक हो जाती हैं। कह रहा है कि वे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई और भी नंबर क्या हो उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, जैसे
सॉरी एक सिर्फ एक कॉमन, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या है, अगर भाज्य होता तो ये हो जाता, लेकिन अभाज्य कह रहा तो इसमें क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच मतलब बीच में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ होता है, क्या हो, सिर्फ एक संख्या क्या हो, एक ही क्या हो कॉमन हो। जैसे अगर 4 और 9 में देखे जाए तो इन दोनों में क्या है, 4 को लिख सकते 4 गुणे 1, 9 को लिख सकते 9 गुणे 1, तो इन दोनों में सिर्फ क्या एक ही उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। 2 और 3 को भी देख लेते हैं, तो 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1, इन दोनों में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है। ये रहा हमारा क्या, संख्याओं के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, और जितनी ये होते हैं इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं, क्योंकि कक्षा ना मतलब वास्तविक संख्याओं में कुछ पार्ट इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमारा 10 में मिलेंगी, कक्षा 10 की जो पहला अध्याय होगा वो वास्तविक संख्याओं से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके रेज करें, समझ में आ गया नहीं आ गया, एक बार रिपीट कर दें। देखिए क्या करा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, हमारा क्या संख्या पद्धति के मतलब संख्याएं कौन कौन सी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो गए। इसको हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, से W से और से Z से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, और पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या करते हैं, जीरो में इन जीरो इनको शामिल कर लिए जाते हैं, पूर्ण संख्या होती है, और दोनों अनंत तक जाती है, दोनों क्या लगभग पूर्णांक भी अनंत तक ही जाता है। ये प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट है। प्राकृतिक संख्याओं में मिलता सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, इतनी संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं आगे। देखिए सम संख्याओं को परिभाषित किया हमने कि जैसे जिन संख्याओं जो संख्याएं क्या हो, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए ऐसा होता है, वो क्या हो जाएंगी, सम संख्या होंगी। जो विभाजित नहीं होंगी वो हमारा विषम संख्या होगी। ये रहा इसकी परिभाषा। अगर हम इसको ये कह दें कि हमें इसे जल्द से जल्द देखते ही पहचानने की बात कर दिया जाए, तो जिनके अंत में 2 0 2 4 6 8 हो, मतलब जिन संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो हमारा सम संख्या हो जाएगी। और वही संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 हो, वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ऐसा कह सकते हैं कि जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 के कितने, 2 और 1, मतलब वो सिर्फ उसके 2 ही गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, 2, 2 1 के 2, 3 1 के 3, 5 1 के 5, 7 1 के 7, 9 1 के 9 तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके कई मतलब कई गुणनखंड हो जाते हैं। 9 का अगर देखा जाए, देखिए 9 को कितने गुणन है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, ये इसके गुणनखंड है। उसी तरह अगर 2 का देखा जाए, सिर्फ 2 के कितने, 1 है 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। 9 कितना है, भाज्य संख्या, जबकि 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। और सहभाज्य संख्या, अभाज्य इसमें आ रहा है तो यही नियम फॉलो करेगा, बस क्या है, दोनों में एक कॉमन होगा, बाकी और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं होगा, ठीक है। समझना कि नहीं, इसको इरेज कर दे, आगे बढ़े। इसके आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट इसी में। यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है आप लोग को। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या कहता है कि हम जिन संख्याओं को क्या कर सकता है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वे संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन है कि q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। क्या कह सकता है, p बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आई नहीं है। ये उन संख्याओं को हम कहेंगे कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अगर वहां q बराबर 0 नहीं होगा तब। ठीक है, तो बताइए, जैसे इंटीजर के बारे में बताया गया। देखिए इंटीजर मतलब यहाँ इनफाइनाइट से शुरू होता है, -3 था, उसके बाद -2, -1, उसके बाद 0, फिर 1 2 3, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताइए,
ये सब नंबर हमारे क्या है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब इसका ना तो हमें ऋणात्मक में कभी अंत होगा और न ही पॉजिटिव मतलब धनात्मक में कभी अंत होगा, किसका, पूर्णांक का, ठीक है। तो इसका इसमें डिपेंड नहीं करता। हम परिमेय संख्या को पढ़ रहे हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते नहीं, ये बताना है। तो क्या इसका हम बटे कहीं जीरो कर सकते हैं? अगर जीरो कर सकते हैं तो ये इसका क्या है, परिभाषा को ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या इसका कोई बटे क्यू में है, मतलब क्यू बराबर यहाँ क्या है, तो क्यू बराबर सभी संख्याओं का वन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यू बटे वन हो सकता है सभी का। इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, क्या 1/3 है, 1/3 भी हमारी परिमेय संख्या, 1/3 हो गया, 1/7 भी हो गया, 1/9 भी हो गया। ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। और 0.3 डॉट 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 इनफाइनाइट क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0.111 क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। ये पॉइंट में डेसिमल है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या कहता है जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पाई, पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा लोग कहते हैं कि 22/7 ये इसका वैल्यू है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके आसपास का नंबर है, इसलिए इसको क्या किया गया, ये हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो ये मान है एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए ये इसका क्या है, ये हमारा हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, इरेशनल नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। और ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पाई हो गया हमारा अपरिमेय संख्या और 22/7 हो गया परिमेय संख्या। और क्या क्या हो सकता है, 0.10111011110। तो इस तरह से अगर हमें नंबर मिल रहा है, क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तीन नंबरों का जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं, रूट टू का वैल्यू क्या होता है, 0 पॉइंट क्या होता है, 0.141 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ये क्या नंबर आता रहेगा। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, यही होता है 0 पॉइंट क्या है, रूट थ्री का मान क्या है, तो रूट थ्री का जो मान है 1 पॉइंट करके कितना है, 1.73 और कितना होता है 732 डॉट डॉट डॉट। और रूट टू का मान जो है, इसका मान भी थोड़ा गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसका देख लेते हैं, रूट टू का मान कितना है, इसका जो मान है 1.14 सॉरी 1.414 डॉट 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 इतना जाएगा। ये सब क्या है, ये हमारे अपरिमेय संख्या है और ये हमारा परिमेय संख्या, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्याएं में जो संख्याएं हैं उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, जो संख्याएं नहीं है उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या क्या है, पाई हो गया, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, और इसमें क्या है, रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये हमारा हो जाएगा। और 22/7 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये रहा हमारा परिमेय संख्या के बारे में। अब थोड़ी वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ठीक है, क्या है, इसके आगे वाला पॉइंट के बारे में देखते हैं वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो जितना बताया गया समझ में आया नहीं आप लोग को, बताइए हमें क्या क्या बताया गया, इसके बारे में समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या है, उनका दशमलव प्रसार कह रहा है। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या कहानी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं जो संख्याएं होती है
इनका मतलब यह है कि इसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया और परिमेय संख्याएं भी हो गई। मतलब इन सब क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अगर इनका दशमलव प्रसार देखें तो इनका दशमलव प्रसार तीन प्रकार से माना जाता है। एक शांत आवर्ती होता है, दूसरा अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती कह सकते हैं, तीसरा जो है अनवसानी अनावर्ती अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्या परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, वही संख्याएं सब इसमें है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी संख्या को उसके मतलब हर से भाग देते हैं, फिर किसी संख्या को जब विभाजित किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में शेष क्या होता है? शेष शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? शेष शून्य होता है। कब? जब शांत आवर्ती रहता है। ठीक है, तब ये क्या होता है? इसकी स्थिति में मतलब इस स्थिति में शेष जीरो हो जाता है। इसमें क्या होता है? अनवसानी आवर्ती में या अशांत आवर्ती में मतलब क्या रहा, इसके शेषफल की क्या होती है? पुनरावृत्ति बार बार होती है। क्या होती है? इसका शेषफल क्या होता है? पुनरावृत्ति बार बार। अगर इसका देखा जाए तो इसका एग्जांपल अगर देखिए 1/2 इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा? कहीं कहीं जाके विभाजित, जैसे एक को हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। जब एक को हम 2 से भाग दें तो क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, जीरो बार ले जाएंगे तो यहाँ सॉरी दशमलव बार ले जाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो गया? शेषफल हमारा जीरो हो गया। तो इसी को हमें देखना था, मतलब इसका शेषफल क्या हो गया? जीरो हो गया। और इस स्थिति में इसी को हम क्या कहते हैं? शांत आवर्ती कहते हैं। इस स्थिति में इसको देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें जो शेषफल आता है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। क्या होती है? शेष फल की पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति होती रहती है, बस ये लिख दे रहे हैं, होती है। पुनरावृत्ति मतलब वही होती है। शेषफल क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे 1/3 ले लें या 1/9 ले लें, इस ऐसी संख्या होती है जो उनका शेषफल क्या होता है? बार बार हो ही जाता है। जब एक को हम 3 से भाग देते हैं क्या जाएगा? दशमलव जाएगा। यहाँ कितना आया? यहाँ हो गया जीरो। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 1। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर कितना मिला? 1। मतलब ये शेषफल हमारा क्या आ रहा है? इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं? अनुसारी आवर्ती आसान आवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, 1/9 को भी देख लेते हैं। 9 को जब हम 9 से भाग देंगे, 1 को क्या इसमें विभाजित होगा? नहीं। तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा जीरो। अब कितना हो गया? 10। 9 1 के 9, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। फिर वही कंडीशन है, यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर 1 बार जाएगा, फिर 9 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा और शेषफल हमारा क्या है? वही नंबर बार बार आता रहेगा। तो इसमें देखिए ये दोनों हमारे क्या है? परिमेय संख्याओं के पार्ट हो जाते हैं, ये हमारा अपरिमेय के पार्ट हो जाते हैं। इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? पाई का मान ले लेते हैं। इसका पाई का मान हो गया, और √2 का भी मान ले सकते हैं, √3 का मान ले लेते हैं, √5 का मान ले लेते हैं। तो इसमें ये सब संख्याएं आ जाती हैं। और इस तरह से हमारा संख्या पद्धति का क्या है? ये पार्ट कंप्लीट होता है। जितने भी इसके इंट्रोडक्शन था, परिचय मतलब संख्या पद्धति का परिचय हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक इसके बाद एक और देख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? घातांक का नियम है। क्या है? अगर देखा जाए इसी के बाद देख ले रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हम इसको इरेज कर दें। समझ में नहीं आया? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम थोड़ा घातांक के नियम के बारे में देख लेते हैं। घातों का क्या नियम है इसके बारे में देख लें, उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। कैसे उसका जो क्वेश्चन होगा उसके आधार पर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या नियम है? घातांक का नियम। अब घातों का कोई नियम है? पहली बात ये देखते हैं घात क्या होती है। घात मतलब इसकी क्या है? पावर, रूल ऑफ पावर कह सकते हैं। इसका पावर ही लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। पावर मतलब घात होता है इसका। यहाँ मान लो किसी संख्या का अगर हम पावर क्या कर दें? 2 कर दें, ये क्या है? इसकी घात है। घात कितना? घात 2 है। इसका मतलब एक ए संख्या किसी ए में एक बार और मतलब एक संख्या किसी में अपने से ही गुणा करना क्या कहलाता है?
ये इसकी घात कहलाता है। इसका घात क्या है, 1 पावर 2 है। अगर मान लो कि b की पावर हम 3 कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू बी, 3 बार गुणा हो जाएगा। ये इसकी घात है। घात के कितने नियम, यहाँ 4 नियम है। पहला नियम, a की पावर अगर क्या है m इंटू a की पावर n कर दें तो क्या होगा, देखिए ये बेस हो गया, इसका क्या हो गया, बेस है। बेस कितना, a पावर क्या, मतलब इसकी घात क्या है, m। अगर बेस हमारा समान होता है, क्या था, जब बेस हमारा इक्वल होता है हम इसके घातों क्या करते हैं, घातों को हम इसको जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है। क्या होता है, m प्लस n होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर बेस इक्वल है, क्या है, बेस बेस एक ही हो और इसकी पावर हो, मतलब बेस इक्वल इसकी पावर हो और उसका भी कोई पावर हो, तो क्या करते हैं, देखिए एक बेस था, इसकी पावर है और ये पूरा एक नंबर बनेगा, तो ये जब पूरा नंबर बने इसकी भी कोई ना कोई पावर होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, a की पावर m गुणे n कर लेंगे। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई पावर क्या है, a की पावर m है और डिवाइड ही करना है किससे, a की पावर n से, मतलब हमारा बेस इक्वल हो, क्या है, बेस इक्वल हो और इसकी पावर क्या हो, डिफरेंट हो, हम डिफरेंट हो चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, तो इसकी पावर में क्या करते हैं, अगर डिवाइड का सिंबल हो, बीच में क्या है सिंबल हो, तो हम पावर को माइनस करते हैं, m माइनस n हो जाएगा। इसका बेस इक्वल था, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड कर लिया, इसकी पावर का पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, और इसकी मतलब बेस इक्वल है, बीच में डिवीजन का सिंबल है, जब डिवीजन का सिंबल है तो इसके हम क्या कर दिए, पावर को माइनस कर दिए। एक लास्ट नियम है इसका चौथा, जैसे अगर a की पावर m है और इनटू b की पावर क्या हो, m हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों की पावर सेम है तो पावर को लिख लेंगे एक बार और a इंटू बी कर लेंगे, ठीक है। ये इसका क्या है, मतलब घात का नियम है, ये क्या है, घात का नियम। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 कर लेते हैं। इसको ऐड काहे करते हैं, देखो 2 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, उसी तरह फिर 3 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि 2 ही को तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी टाइम हुआ 7 टाइम हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। इतना ना करके हम शॉर्ट हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेते हैं, जैसे अगर बेस इक्वल है हमारा, बेस इक्वल होने पर क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। इस तरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेस इक्वल होने पर हम क्या करते हैं, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। एक और देख लेते हैं, 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 6 कर लेते हैं। अब इसका आंसर कितना होगा, पहले देखते हैं बेस, बेस हमारा इक्वल है, पावर डिफरेंट है, इससे मतलब नहीं, बीच मल्टीप्लाई है, क्या है, जब बीच में मल्टीप्लाई है पावर को ऐड कर लेंगे, 3 एक बार लिखेंगे 4 प्लस 6 इक्वल टू 3 पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसके आगे सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, किसी संख्या का पावर होता है जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लिए 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है और इसकी पावर 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 की पावर 2 कितना हो गया, 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आंसर आ गया। इतना ना करने की वजह से हम क्या करते हैं, इसकी पावर को अगर ही मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 4 टाइम है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो गया 16 हो गया ना, ये हमारा 16 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, अगर हमारा एक ही बेस मतलब एक ही बेस का पावर है और उसका भी पावर का पावर हो तो क्या करते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, अगर हमारा बेस इक्वल हो, जैसे 2 की पावर
4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम? 4 टाइम। यहाँ पावर 4 था, 4 लिख दिया। और क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू टू। तो एक 2 से एक 2, एक 2 से एक 2 कट गया, बचा कितना? 2 2 जा 4 बच गया। अभी 4 तो यहाँ भी आ रहा है। इतना अगर समझ में आ जाए, इस फार्मूले का यूज करना है। बेस हमारा इक्वल है, बीच में डिवीजन का मतलब भाग का क्या है? सिंबल है। भाग यहाँ लगा हुआ, भाग देना है। तो जब बेस इक्वल है, आधार हमारा बराबर है, क्या करते हैं? 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे और 2 का घाते कितना? 2 आ जाएगा। 2 घाते मतलब 2, 2 दूना 4, आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ नहीं आया? क्या किया गया? बेस इक्वल हो और क्या हो? बीच में भाग का सिंबल हो, क्या करते हैं? पावर को घटा देते हैं, मतलब घात घट जाती है। लास्ट देखते हैं, जैसे 3 की पावर 6 गुणे 4 की पावर 6 अगर हो, इसको क्या करते हैं? बेस इक्वल है, सेम वही प्रोसेस है। इसको क्या करेंगे? 6 बार गुणा करेंगे, इसको 4 बार गुणा करेंगे और 4 बार वही मतलब क्या 6 बार 4 को गुणा करेंगे। इस तरह से गुणा करेंगे वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? पावर को कॉमन यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसकी पावर क्या कर दिया? 6 कर दिया और 4 गुणे 3 कर लिया। तो 4 3 12, 12 खाते कितना हो गया? 6 हो गया। तो जब देखिए यहाँ क्या है? बेस हमारा क्या है? डिफरेंट है, जबकि पावर क्या है? मतलब घात क्या है? सेम है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं और ये हमारा घात का नियम है, जो कि संख्या पद्धति में बहुत काम दे देगा और क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप नंबर सिस्टम का जितने भी इसके परिचय के बारे में हम लोग को जानना था, जान चुके हैं। अब इसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।